Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 11 मई 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप सभी लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, आप लोग को डेली बेसिस पर यहाँ पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सुलावेसी आइलैंड को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप सभी लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको आराम से सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो वो कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। ऑप्शन ए टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ऑप्शन बी टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ऑप्शन सी टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर ऑप्शन डी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात की गई है सेडिशन लॉ के बारे में। तो आपको पता होगा जो ये सेडिशन लॉ है ये पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में आपको देखने को मिलेगा और उसी के बाद एक और छोटा सा अपडेट इसके अंदर आ चुका है। अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो ये जो सेडिशन के चार्जेस मान लो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगा दिए जाएं तो उसको क्या प्रोटेक्शन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देखो मुद्दा क्या है, पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला जाता है और उस पिटीशन के अंदर इस सेडिशन लॉ को चैलेंज किया जाता है। बोला यह जाता है कि देखो जो सेडिशन लॉ है, जो देशद्रोह का कानून आपको ये देखने को मिलेगा, इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लस ये अंग्रेज़ लेकर आए थे और अब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इसको पूरी तरह से हटा दिया है और इंडिया के अंदर अभी भी यहाँ पर ये कानून लागू देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पिटीशन डाला गया, जिसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या करना चाहिए इस सेडिशन लॉ को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के बाद में सरकार ने कुछ टाइम मांगा था। रिसेंट डेज़ में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है कि हम लोग अभी कुछ दिन बाद बताएंगे, थोड़ा सा टाइम और चाहिए, थोड़ा सा टाइम और चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे। नाउ अब फाइनली यहाँ पर कोर्ट ने 24 घंटे दे दिए हैं हमारी सरकार को, खासकर केंद्र सरकार को, कि 24 घंटे के अंदर अंदर अपना रिस्पॉन्स देना है कि क्या करना है इस सेडिशन लॉ का। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा है कि भाई देखो ये अंग्रेज़ों के टाइम का लॉ है, तो क्या इसको अभी भी इम्प्लीमेंट करना जायज़ है या नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना ये लॉ हो चुका है। क्लियर हुआ। अब इस चीज़ को देखते हुए जो सरकार की साइड से यहाँ पर मतलब इस मुद्दे को देख रहे हैं वो यहाँ पर हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मान लो किसी को लगता है कि ये जो सेडिशन लॉ है इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया इस चीज़ को देखते हुए, वेन एवर देयर इज़ अ मिसयूज़ ऑफ सेडिशन लॉ देयर आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड रेमेडीज़। तो मतलब अगर कभी भी ऐसा लगता है कि हाँ इस सेडिशन लॉ का मिसयूज़ हो रहा है तो हमारे पास कोर्ट हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, तो उसके बेसिस पर आप जाके वहाँ पे चैलेंज कर सकते हो। लेकिन इसी के रिस्पॉन्स में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन साहब, ये यहाँ पर बोलते हैं कि देखो अब मान लो किसी को आपने सेडिशन लॉ के अंदर बुक कर लिया, उसके ऊपर आपने चार्जेस लगा दिए, तो वो जेल में रहेगा कुछ महीने तक। तो हम तो उससे जाकर कह नहीं सकते कि जाकर कोर्ट जाओ और इस चीज़ को यहाँ पर चैलेंज करो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एक टसल सा देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में इस सेडिशन लॉ को लेकर। और आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो हमारी सरकार है, सरकार को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल। बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर सरकार को रिप्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ही करते हैं, तो आप यहाँ पर भी आप देख पाओगे इनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर ये पूरा मुद्दा समझा कि सेडिशन लॉ को लेकर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले 24 घंटे में या फिर आप कह सकते हो एक दिन बाद ये आर्टिकल फिर से चर्चा में आने वाला है
और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ यहाँ पर इसको लेकर निकल कर आएंगे। क्लियर हुआ? अब ये सेडिशन लॉ होता क्या है ये भी हमें सीखना होगा। देखो जब तक इसके बारे में नहीं पता होगा तब तक यहाँ पर ये आर्टिकल पढ़ना बेकार है। अब हमने इशू पढ़ा कि करंट टाइम पे क्या मुद्दा देखने को मिल रहा है। अब एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका सेडिशन लॉ से पूछा जाएगा, ठीक है, कि हाँ सेडिशन लॉ चर्चा में था और इसका बैकग्राउंड आपको इसको लेकर पता होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब काफ़ी बार इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, पिछले 2 दिन पहले ही पढ़ा रखा है, लेकिन क्या होता है डेली बेसिस पर बहुत सारे नए लोग हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें वापस से कवर करनी होती है। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, रिकॉल कर पा रहे हो चीज़ों को, तो फटाफट यहाँ पर आप 2 से 4 मिनट स्किप कर दो, नेक्स्ट आर्टिकल पर पहुँचो। लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग यहाँ पर इसको रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो सेडिशन लॉ होता क्या है यहाँ पर मैं आपको बताऊं हिंदी में सिंपल सा, वो ये है कि देखो देशद्रोह के चार्जेस यहाँ पर या फिर देशद्रोह के लिए एक कानून को लेकर आया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई सरकार के अगेंस्ट में बोल रहा है, ठीक है, या कंट्री के अगेंस्ट में है, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पर ये सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। अब इस आर्टिकल को हम लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाएंगे। ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिलेंगे जहां से आप लोग इसको आराम से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहली बात यहाँ पर इस सेडिशन लॉ की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें, इसका इतिहास क्या रहा है। तो इस लॉ को लाया गया था 17th सेंचुरी के अंदर में, ठीक है। उस समय पर जब इस लॉ को लाया गया तो इसका मेजर मकसद ये था कि सरकार के फेवर में ही रहने वाले लोग हों, ठीक है। मतलब ये था कि मान लो कोई व्यक्ति है जो कि सरकार के अगेंस्ट में खड़ा होकर कुछ बोल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो फिर उससे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी वजह से उस समय पर ये सेडिशन लॉ लेकर आया गया कि अगर कोई सरकार के अगेंस्ट में बोलता है तो फिर यहाँ पर उसके ऊपर ये देशद्रोह के चार्जेस लगाकर उसको यहाँ पर कस्टडी में डाल दिया जाएगा, उसको यहाँ पर बुक कर लिया जाएगा। और यानी कि इसका मकसद ये था कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के प्रति सारे के सारे गुड ओपिनियंस होने चाहिए, बैड ओपिनियंस नहीं होने चाहिए। तो इसी पर्सपेक्टिव से उस टाइम पर ये 17th सेंचुरी के अंदर इस लॉ को लाया गया था। अब ये जो लॉ है इसको ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया 1837 में, एक व्यक्ति हैं थॉमस मैकले, इनके थ्रू। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे, तो इन्होंने ओरिजिनली ड्राफ्ट किया। अब आप देख पाओगे होता क्या है, उसके बाद में इंडिया के अंदर इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी आता है। इंडियन पिनल कोड लाया जाता है 1860 के अंदर में। आपको ध्यान रखना है हमारे पास जो क्राइम्स हैं, ठीक है, जो क्राइम्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए इंडियन पिनल कोड को बनाया गया है, आईपीसी को, जहाँ पर सारे क्राइम्स के बारे में डिफाइन किया गया है। और फिर उन क्राइम्स को लेकर सज़ा कैसे देनी है वो सारा जो प्रोसीजर है वो आपको सीआरपीसी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर में। तो ये इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। अब ये जो आईपीसी है इसको लाया गया था 1860 के अंदर में। अब होता क्या है, आईपीसी आने के बाद में सेडिशन लॉ भी आ चुका है बहुत पहले, हमने ये भी देख लिया। अब सेडिशन लॉ को इसी आईपीसी के अंदर में डाल दिया जाता है। अब आईपीसी के अंदर में एक सेक्शन को इंसर्ट किया जाता है, सेक्शन ऐड किया जाता है, सेक्शन 124A, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख पाओगे सुप्रीम कोर्ट ने भी चर्चा करी है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो आईपीसी के अंदर में सेक्शन 124A के अंदर में क्या होता है, इस एडिशन लॉ को पूरी तरह से डाल दिया जाता है और ये काम करते हैं 1870 के अंदर में। और ये जो काम है किसके थ्रू किया जाता है, सर जेम्स स्टीफन के थ्रू। क्लियर हुआ? अब आज के टाइम तक ये सिचुएशन वैसी ही है। तो उस समय पर जब ये किया गया तब से आज तक सब कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। जो सेडिशन लॉ है आज के टाइम पर वो अगेन आईपीसी के सेक्शन 124A के अंदर में ही देखने को मिल जाएगी। और ये आखिरकार क्या डिफाइन करता है, जब आप लोग आईपीसी के सेक्शन 124A को ओपन करते हो तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर डिफाइन करता है कि भाई सेडिशन एक क्राइम है, लेकिन ये क्राइम कैसा है कि जब एक व्यक्ति बोलकर, लिखकर और अपना विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर, ठीक है, या फिर साइन कर कर या फिर किसी और तरीके से सरकार के प्रति एक हेट्रेड को व्यक्त करता है, सरकार के प्रति एक नफरत फैलाता है, दुश्मनी फैलाता है, डिसअफेक्शन फैलाता है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से, सिंपल से शब्दों में समझ रहे हो। अब उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि देखो मान लो किसी व्यक्ति के ऊपर ये सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए तो उसको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। देखो सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेल क्या होती है आपको पता होगा, रिसेंट डेज में हमने इसके बारे में भी डिस्कशन किया है। बेल के अलग अलग टाइप्स मैंने आपको बताए थे, याद आ रहा होगा, ठीक है, जब मैंने डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में चर्चा करी थी। तो यहाँ पर बेल क्या होता है, एक तरीके से जब व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है तो उसको यहाँ पर छूट दी जाती है, एक तरीके से रिलीज़ हो जाता है वो इस बेल के बेसिस पर। लेकिन जब यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगेंगे तो उसको बेल तक नहीं प्राप्त हो पाती है।
फिर साथ ही साथ बताया गया जो पनिशमेंट है वो यहाँ पर लगभग 3 साल का पनिशमेंट मिलता है अगर किसी के ऊपर ये चार्जेस लगते हैं, और उस पनिशमेंट को 3 साल से बढ़ाकर उम्र कैद तक किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसके ऊपर फाइन भी मारा जा सकता है। प्लस कोई व्यक्ति अगर इस चार्जेस के अंडर में आता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब से बिल्कुल हटा दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर उस व्यक्ति को पासपोर्ट भी नहीं मिलता, और जब जब कोर्ट बुलाता है उसको तब तब कोर्ट के अंदर आना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं, सारी यहाँ पर एज अ पनिशमेंट मिल जाता है किसी भी व्यक्ति को अगर किसी के ऊपर ये सेडिशन लॉ लगता है तो। अब इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे इश्यूज़ उठाए, या फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उठाते हैं सेडिशन लॉ को लेकर कि भाई इसमें दिक्कतें बहुत सारी हैं। सबसे पहली दिक्कत आपको क्या देखने को मिलेगी कि भाई ये रेलिक ऑफ कॉलोनियल एरा है। इसका मतलब ये पुराने ज़माने का अंग्रेज़ों के टाइम के अवशेष है जो कि आज के टाइम तक हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। तो ये एक तरीके से अंग्रेज़ों के टाइम पर यूज़ किया जाता था, जिसकी चर्चा आज तक हो रही है। इनफैक्ट इस सेडिशन लॉ से जो लोकमान्य तिलक जी से, उसके साथ साथ यहाँ पर महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, भगत सिंह जी थे, ठीक है, इनको भी यहाँ पर सेडिशन लॉ के अंदर बुक किया गया था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। तो बेसिकली इन लोगों को भी चार्ज किया गया इसी सेडिशन लॉ के अंदर में, और आज के टाइम तक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस सेडिशन लॉ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको हटा देना चाहिए, ये यहाँ पर इसको लेकर एक स्टेटमेंट देखने को मिलता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका भी कुछ यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पर स्टार्टिंग में जब इस सेडिशन लॉ को इंक्लूड किया जा रहा था हमारे संविधान में, तभी वो अग्री नहीं कर रही थी यहाँ पर, तब उसका हाँ नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मना कर रही थी कि भाई सेडिशन को हमारे संविधान में ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो सकता है, इसके ऊपर काफ़ी सारी रोक लग सकती हैं। ठीक है, होता क्या है देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, मतलब कि आपका एक फंडामेंटल राइट है कि आप खुलकर बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने विचार, अपने जो एक तरीके से विचार है उसको व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, ये सारे यहाँ पर आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। बट अगर हम लोग बात करें इस प्रकार से जो ये सेडिशन है ये रहेगा, तो क्या होता है कि बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट में बोलता है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर वो सही केसेस में भी बोल रहा है कि मतलब उसके जो पॉइंट है वो बिल्कुल लॉजिकल बेसिस पर हैं, तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, पिछले साल आंध्र प्रदेश के अंदर यह हुआ था। 2 टीवी न्यूज़ चैनल्स थे जिन्होंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश की आलोचना कर दी थी कि भाई आंध्र प्रदेश सरकार से कोरोना सही से संभला नहीं है। ठीक है, कोरोना उस समय काफ़ी बढ़ रहा था। तब होता क्या है, आंध्र प्रदेश की सरकार उन टीवी चैनल्स पर सेडिशन के चार्जेस लगा देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उन टीवी चैनल्स का साथ देते हुए बोलता है कि आप यहाँ पर इस तरीके से ये सेडिशन के चार्जेस इन चैनल्स के ऊपर नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट उन चैनल्स को बचाता है उस समय। तो ऐसे केसेस भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो बोलने का हक है अपने आप को, तो वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर रोक लगती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसी वजह से सेडिशन लॉ को हटा देना चाहिए, ये यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू उठता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि देखो एक बात ये भी देखने को मिलती है, आप देख पाओगे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं सरकार के अगेंस्ट, वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। जबकि लोगों के पास में राइट टू प्रोटेस्ट है, तो कहीं ना कहीं सेडिशन लॉ की वजह से जो लोगों के पास में प्रदर्शन करने का हक है, राइट टू प्रोटेस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा है। ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया है। सेडिशन लॉ को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, मेंस में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपको ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर इसी आर्टिकल के नीचे आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। श्रीलंका के अंदर हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था और परसों भी बताया था। इनफैक्ट आज के टाइम पर श्रीलंका को लेकर आज के न्यूज़पेपर में ही मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करे गए हैं, और आज के टाइम पर तो मतलब दुनिया भर में आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं श्रीलंका को लेकर। इनफैक्ट आप देख पाओगे श्रीलंका को लेकर एक आर्टिकल यह है, और साथ ही साथ द हिंदू ने आज बिल्कुल ये हमारा फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज से भी ऊपर का जो पेज है ये पूरा का पूरा श्रीलंकन क्राइसिस को डेडिकेट कर दिया है। ठीक है, कि क्या हालात देखने को मिल रहे हैं। यूएन ने यहाँ पर निंदा करी है इस वॉयलेंस की जो कि श्रीलंका के अंदर बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि किस प्रकार से गाड़ियां वगैरह जला दी जा रही हैं। और उससे भी बड़ी बात, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं राजपक्सा, इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया। कल मैंने आपको बताया था कि हाँ जो राजपक्सा इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पद से, लेकिन उसके बाद भी आप देख पाओगे राजपक्सा का जो घर है उसको यहाँ पर जला दिया गया प्रोटेस्टर्स के थ्रू। इसको लेकर कल बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए हैं।
उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको आर्टिकल्स दिखा देता हूँ। ये आप देख पाओगे, थंबनेल मैंने आज का लगा रखा था। यहाँ पे आप देख पाओगे इसके ऊपर हिंदी आर्टिकल्स, इंग्लिश आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिनट, सभी न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी कल कवर कर चुके हैं कि श्रीलंका के अंदर जो हिंसा वो इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं राजपक्सा, इनका यहाँ पर जो घर आपको देखने को मिलेगा, इस घर को जला दिया गया है। ये यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं, काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे ट्विटर पर कल ट्रेंड कर रही थी इस चीज़ को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल है। फिर उसके बाद ये आर्टिकल लाइव मिनट का आपको देखने को मिल जाएगा, श्रीलंका पीएम राजपक्सा's होम सेट ऑन फायर। और ये आप देख पाओगे सारी इन्फॉर्मेशन कल की है, ये कल 9 मई परसों की है, और मतलब कि परसों से आर्टिकल्स ये पब्लिश हो रहे हैं। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लिया है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कल परसों से ये लगातार आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि ये सिचुएशन भी आ चुका है। साथ ही साथ हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे जो वायलेंस है या फिर जो प्रदर्शन है वो सरकार के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोगों का कहना यह है कि इसी सरकार के अगेंस्ट में क्या हुआ है, ये श्रीलंका जो पूरा देश है पूरा फेल मार रहा है। अब फेल कैसे मार रहा है कि इनका जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, कोई रेवेन्यू जनरेशन हो नहीं रहा है, महंगाई अपने आप में एक अल्टीमेट लेवल पर पहुंच चुकी है, बहुत ज़्यादा महंगाई पहुंच चुकी है कि इंसान यहाँ पर जो एसेंशियल जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर सामान का इस्तेमाल होता है वो सामान अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ये हालात आज के टाइम पर वहाँ पे क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से लोग अपना जितना भी कुछ है वहाँ पर बेच बेच कर निकल रहे हैं। तो ये सिचुएशन की वजह से सरकार के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर उनकी मांग ये है कि भाई ये जो आपस में भाई हैं सब, क्योंकि हुआ क्या है आपको पता भी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि श्रीलंका के अंदर जो आज के टाइम पर सरकार संभाल रहे हैं, ठीक है, ये आपस में पूरी की पूरी फैमिली आपको देखने को मिल जाएगी, भाई और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि ब्रदर्स हैं जो कि आपस में पूरी सरकार को देख रहे हैं। हालांकि रिसेंटली काफ़ी सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है, और यहाँ पर अभी श्रीलंका के पीएम ने भी रिज़ाइन कर दिया है, और पीएम ने रिज़ाइन कर दिया उसके बाद भी लोग यहाँ पर शांत नहीं हो रहे हैं, वॉयलेंस बढ़ता जा रहा है। और सिचुएशन ये भी देखने को मिल रही है कि एक तरफ बहुत सारे जो लोग हैं, एक तरफ एक ग्रुप है जो कि सरकार के सपोर्ट में है, और दूसरी तरफ एक ग्रुप है जो कि सरकार के अगेंस्ट में है, और इन दोनों ग्रुप के अंदर यहाँ पर बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और आपस में ये वॉयलेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लगभग 220 लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, इंजर्ड हो चुके हैं वो, 8 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये सिनेरियो आज के टाइम पर श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली हैं। अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक टारगेट रहता है, उसको आपको अचीव करवाना है। तो एक रिक्वेस्ट रहती है यार, एक मोटिवेशन भी मिलता है, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। आप लोगों से कुछ नहीं मांगा जाता, बस खाली वीडियो के ऊपर लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स रहते हैं तो एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो हमारा जो टारगेट है वो 5K प्लस लाइक्स का है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको अचीव करवाओगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को देखते हुए मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अलग से देने वाला हूँ। इंडिया के अंदर अबॉर्शन लॉस कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है एक माइनर रेप है, मतलब कि एक तरीके से माइनर लड़की का रेप हुआ, और एक तरीके से क्या होता है, अब उस लड़की को अबॉर्शन करवाना था, लेकिन यहाँ पर उसको अबॉर्शन करवाने का जो अप्रूवल है या परमिशन है वो बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं देता। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंटली रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि यहाँ पर आपको अबॉर्शन की परमिशन नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वो जो प्रेगनेंसी है वो यहाँ पर 29 वीक्स की हो चुकी है, और 29 वीक्स की हो चुकी है। इनफैक्ट यहाँ पर जब सब कुछ यहाँ पे बैठक बैठाई गई, रिपोर्ट वगैरह तैयार की गई, तो उसके बेसिस पर पता ये चलता है कि जो आज के टाइम पर मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो फूटस है वो लगभग 1.5 kg का हो चुका है, यानी कि जो एक तरीके से पेट में यहाँ पर बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो कर रहा है, उसका वेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और 29 वीक्स हो चुके हैं प्रेगनेंसी को। दैट इज़ वाई यहाँ पर इसको एक तरीके से अबॉर्शन का अप्रूवल नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पर आप देख पाओगे साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक चीज़ के ऊपर और काम किया, महाराष्ट्र सरकार से बोला कि आप 50,000 रुपये यहाँ पे जो लड़की है इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये आपसे कहीं पर भी नहीं पूछी जाएगी, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, लेकिन इस न्यूज़ के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर क्या क्या अबॉर्शन लॉज आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे पहली बात, अगर हम लोग इंडियन पिनल कोड की बात करें, अभी भी हम लोगों ने आईपीसी की स्टार्टिंग बात की थी। अब जो इंडियन पिनल कोड 1860 है, क्योंकि 1860 में लाया गया था, तो इस इंडियन पिनल कोड के अंदर जो अबॉर्शन है वो अभी तक यहाँ पर एक क्रिमिनल ऑफेंस है, कि अगर कोई अबॉर्शन करवाता है तो वो भी यहाँ पर एक अपराध है, और ये बात आईपीसी के सेक्शन 312 के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है, उसके बाद में एक और एक्ट आता है जिसका नाम है
एमटीपी एक्ट मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो 1971 में इस एक्ट को लेकर आया जाता है, जहां पर अबॉर्शन करवाने की इजाज़त यहां पर दी जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन के बेसिस पर। तो ये जो एमटीपी एक्ट यानी कि 1971 में जब इस एक्ट को लेकर आते हैं तो अबॉर्शन अलाउ किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के रेट पर। मतलब कि मान लो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है और 20 सप्ताह हो चुके हैं, तो 20 सप्ताह तक तो प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन उस 20 सप्ताह के बाद में यहाँ पर अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। वही केस आप यहाँ पर देख पाओगे कि अभी ये जो गर्ल का केस है, यहाँ पर प्रेगनेंसी को 29 वीक्स हो चुके हैं, इसी वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो ये आप देख पाओगे, पहले तो बिल्कुल एक क्रिमिनल ऑफेंस आईपीसी के अंदर में, धीरे से यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोगों ने काम ये किया कि अबॉर्शन को अलाउ किया और उसके लिए एमटीपी एक्ट को लेकर आए, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन रखी गई है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, साल 2021 में यानी कि पिछले साल इसके अंदर एक बदलाव होता है और हम लोग एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट लेकर आते हैं। बदलाव क्या होता है कि अभी तक क्या था कि 20 सप्ताह तक ये अबॉर्शन करवाया जा सकता था, लेकिन इसी टाइम पीरियड को पिछले साल बढ़ा दिया गया है, बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, जो एक तरीके से एक हाईएस्ट एक तरीके से लिमिट है वो 24 सप्ताह की है। 24 सप्ताह तक आप अबॉर्ट करवा सकते हो, लेकिन 24 सप्ताह के बाहर अगर टाइम पीरियड होता है तो अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन साल 2021 में जब ये 24 सप्ताह कर दिया गया था तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी गई है कि भाई ये सभी लोगों के लिए नहीं है। अगर कोई अबॉर्शन करवाना चाहता है तो यहाँ पर ये सभी लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है। कोई प्रेग्नेंट वेमेन है जिसको यहाँ पर जिसने यहाँ पर रेप को फेस किया है, ठीक है, या तो एक तरीके से यहाँ पर कोई पीड़ित है तो उसी को यहाँ पर यह अलाउ किया जाएगा, उसी को यहाँ पर यह स्पेशल प्रोविज़न मिल जाता है कि वो 24 सप्ताह तक अबॉर्ट करवा सकता है। क्लियर हुआ? तो 2021 के अंदर ये एक अमेंडमेंट, ये एक संशोधन किया गया था। और एक और केस आता है इंडिया के अंदर में, मान लो यहाँ पर फीटल डिसेबिलिटी का अगर केस आता है, यानी कि जो बेबी पेट में बन रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, अगर वो डिसेबल है तो उस डिसेबिलिटी के केस में यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कभी भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है, कभी भी, ठीक है, कोई भी टाइम हो कभी भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन होता क्या है, इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, वो मेडिकल बोर्ड बैठता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का। इस पूरे बोर्ड को सेटअप किया जाता है सरकार के थ्रू, जो राज्य सरकार होती है और यूनियन टेरिटरी होती हैं। तो ये जो बोर्ड है फिर वो यहाँ पर ये मिलकर डिसीजन लेने के बाद में ये काम करते हैं, फिर जाकर यहाँ पे अबॉर्शन किया जाता है इन केस ऑफ फीटल डिसेबिलिटी। क्लियर हुआ? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ये यहाँ पर अबॉर्शन लॉस को लेकर चर्चा हो गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये पेज आपका इकोनॉमी का ही है। यहाँ पे चर्चा की गई है कॉटन टेक्सटाइल के बारे में। जो कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर $15.29 बिलियन का हिट हम लोग कर चुके हैं। बहुत सारा एक्सपोर्ट हम लोग आज के टाइम पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। कॉटन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा है हमारा साल 2022 के अंदर में, और जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर पहुँच चुका है $15.29 बिलियन का, जिससे कि यहाँ पर इंडिया के अंदर इकॉनमी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? साल 2021 के अंदर जो एक्सपोर्ट है ये $9.8 बिलियन का था, जिसको हमने काफ़ी बढ़ा दिया है आज के टाइम पर, जो कि एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये जो पूरा का पूरा कॉटन टेक्सटाइल है, इसमें हमने क्लॉथिंग यानी जो कपड़े वाले प्रोडक्ट्स हैं वो बेचे हैं, यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। और ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट हुआ है ये कॉटन, ये बांग्लादेश, यूएस, पोर्चुगल के अंदर हुआ है, और श्रीलंका के अंदर भी हमने देखा है कि एकदम से हमने काफ़ी सारा एक्सपोर्ट किया है इस कॉटन का। और जो यार्न का एक्सपोर्ट है वो चाइना के अंदर तेज़ी से बढ़ा है, ये भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर लिया है। उसके बाद में इजिप्ट, पोर्चुगल, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इन कंट्रीज़ के अंदर ये हमने कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी बढ़ा दिया है, जिसके साथ में आप देख पाओगे हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी यहाँ पर मजबूत होती हुई नज़र आएगी। हालांकि यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं सप्लाई चेन के अंदर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को देखने को मिले हैं। जो हमारा रॉ मटेरियल है इसके दाम थोड़े से बढ़ चुके हैं, ये भी एक दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देख पाओगे यहाँ पर जो एक्सपोर्टिंग वगैरह है वो एक्सपोर्टिंग वगैरह काफ़ी की गई है। क्लियर हुआ? तो ये एक आपको सिचुएशन देखने को मिल जाएगी कॉटन टेक्सटाइल को लेकर। अब देखो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही पढ़ना काफ़ी नहीं रहेगा, हालांकि इससे रिगार्डिंग कुछ पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि डेटा हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है, चेंज होता रहेगा कि कभी क्या है, अभी हमने एक्सपोर्ट आगे कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो ये डेटा हमेशा चेंज होता रहता है। पिछले साल कम था, इस साल ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर डेटा के ऊपर फोकस करना है, बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ भाई कॉटन इंडस्ट्री के अंदर, कॉटन टेक्सटाइल के अंदर हमने काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट किया है। लेकिन उसके बाद आपको कॉटन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से जानना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है
इस आर्टिकल को जीएस पेपर 3 इकोनॉमी, साथ ही साथ एग्रीकल्चर से भी रिलेट कर सकते हो, और जीएस पेपर 1 के अंदर में जो क्रॉप्स वाला सेक्शन है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्रॉप्स को लेकर भी आप देख पाओगे काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल बनते हुए नजर आते हैं। कॉटन की बात करें तो कॉटन एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर आपको देखने को मिलता है, एक कैश क्रॉप है जो कि आज के टाइम पर इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, जो हमारी इंडस्ट्रियल इकॉनमी है, एग्रीकल्चरल इकॉनमी है, इसके अंदर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भारत एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉटन का, हम लोग बहुत सारा कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, प्लस थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी आपको इंडिया देखने को मिल जाता है। प्लस एक्सपोर्टर होने के बाद भी, प्रोड्यूसर होने के बाद भी हम लोग कंज्यूमर भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो हम लोग बहुत सारा कॉटन कंज्यूम भी करते हैं। आज के टाइम पर आपको एक और कॉटन की बहुत ही बेहतरीन सी एक स्पीशी देखने को मिलती है, आपको पता होगा बीटी कॉटन। ठीक है, ये एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जिसको हम लोग बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। इस कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। साल 2002 में इसको हम लोग लेकर आए थे, तब से ज़्यादातर जो कॉटन इंडिया के अंदर जो मतलब ग्रो किया जा रहा है, ठीक है, वो जो मार्केट है ज़्यादातर कॉटन का वो आपको बीटी कॉटन का देखने को मिलेगा। बीटी कॉटन में क्या होता है, हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रखा है, यानी कि कॉटन के अंदर जो जीन है उसके अंदर बदलाव करके हम लोगों ने एक नए कॉटन को बना रखा है। और जो ये नया कॉटन है ना, इसके अंदर खास बात यह है कि इसके ऊपर कीड़े वगैरह नहीं लग पाते हैं। ठीक है, तो पेस्ट रेजिस्टेंस ये कॉटन देखने को मिलता है। इंडिया जो है लगभग आप कह सकते हो कि हर साल 6 मिलियन टन तक का कॉटन प्रोड्यूस करता है। अगर हम लोग इसको दुनिया भर के डेटा से कंपेयर करें तो दुनिया भर में जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसका 23% हर साल भारत ही प्रोड्यूस करता है। प्लस इंडिया लगभग यहाँ पे 51% तक का टोटल ऑर्गेनिक कॉटन का प्रोडक्शन करता है दुनिया भर में। तो आप देख पाओगे हमारे यहाँ पर एक बेहतरीन कॉटन मिलता है। अब कॉटन हम कर रहे हैं तो कॉटन के बारे में थोड़ा सा बात जान लेते हैं कि इसको ग्रो करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो होती हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कॉटन एक खारिफ क्रॉप है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पता होगा प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि आपके क्रॉप्स के नाम दे दिए गए और पूछा गया इसमें से खारिफ क्रॉप कौन सी है, राबी क्रॉप्स कौन सी है। तो कॉटन एक खारिफ क्रॉप है, लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं इसको ग्रो करने में। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मतलब कि एक तरीके से टेम्परेचर वगैरह की बात करें तो लगभग 21 से 30 डिग्री की सेल्सियस के आसपास का यहाँ पर वातावरण, एक टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, इसके बेसिस पर ही हम लोग यहाँ पर कॉटन को ग्रो कर पाते हैं। और बारिश की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास की रेनफॉल चाहिए होती है। और मिट्टी जो रेगुलर बेसिस पर जो रेगुलर सॉइल होती है या ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, ये एक फेवरेबल सॉइल है। यहाँ पर हम लोग आराम से कॉटन को ग्रो कर सकते हैं। खासकर आपको इंडिया में जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन देखने को मिलता है, यहाँ पर एक तरीके से जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है कॉटन के लिए। प्लस टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना, इंडिया, यूएसए, ये सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में चर्चा करें, भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कॉटन की, तो आपको कॉटन की 4 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस कॉटन की 4 प्रजातियाँ कौन कौन सी, वो 4 नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गॉसिपियम आर्बोरियम, जी हर्बेशियम, जी हेरसुतम और जी बार्बेडेंस। तो आपको ये 4 प्रजातियां देखने को मिलती हैं और इन चारों प्रजातियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मतलब नाम तो हमने डिस्कस कर लिए। अब जो शुरू की 2 वाली हैं, आर्बोरियम और हर्बेशियम वाली, इसको हम लोग सबसे पुराना कॉटन के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके से ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है या फिर एशियाटिक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जी हर्बेशियम करके कुछ नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, पूछ लिया जाएगा क्या है, ऑप्शन में एशियाटिक कॉटन और कुछ मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन हर तरीके से बन सकता है। जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं ना, उसको एनालाइज करने के बाद में हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने की कैपेबिलिटी आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमने 4 प्रजातियाँ पढ़ी है, इसमें से स्टार्टिंग की 2 प्रजाति को हम लोग ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और एशियाटिक कॉटन के नाम से जानते हैं। बाकी यहाँ पर जो दूसरी 2 प्रजाति बच जाती हैं, उसमें से जो जी हिरसुतम वाला है इसको हम लोग अमेरिकन कॉटन बोलते हैं, और जो जी बार्बेडेंस वाला आपको देखने को मिलेगा इसको इजिप्टियन कॉटन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नए हैं और जो हम स्टार्टिंग वाले दोनों हमने पढ़े थे वो यहाँ पे काफ़ी पुराने कॉटन आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। फिर इस पूरे के पूरे कॉटन की इंडस्ट्री को देखने के लिए इंडिया के अंदर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI आपको देखने को मिलेगा। इस कॉरपोरेशन को बनाया गया था 1970 के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में ये आया। और उसके बाद यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाता है। इसका मेजर काम है कि भाई हमारा जो कॉटन इंडस्ट्री है इसको पूरी तरह से रेगुलेट करना, एक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन को लेकर चलना। ठीक है, जो मार्केट प्राइसेस हैं उसको यहाँ पर देखना, ये सारा काम यहाँ पे एक तरीके से हमारा ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है।
फिर उसके बाद कॉटन के ऊपर रिसर्च करने के लिए आप देख पाओगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च के जो कैंपसेस हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे नागपुर के अंदर में, ठीक है, सिरसा हरियाणा के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। तो कॉटन के ऊपर रिसर्च वगैरह के ऊपर भी काम किया जाता है। ये बेसिकली एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू। तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। तो ये हो गई सारी की सारी कॉटन के बारे में चर्चा। आई होप आपको एक एक बात क्लियर हो रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्मी के चीफ हैं उनको यहाँ पे अभी परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है। तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे आपको देखने को मिलेंगे। तो मंगलवार को यहाँ पर इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, ठीक है। एक एक्सेप्शनल यहाँ पर काम किया है इन्होंने। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपको पता होगा जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैं, ये एक तरीके से सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारी सारी फोर्सेस के। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन नेवी है, आर्मी है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स है, तो सभी के यहाँ पर जो सुप्रीम कमांडर है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। इन्होंने यहाँ पर ये अवार्ड्स दिए हैं और रिसेंट डेज में आपको पता होगा काफ़ी सारे अवार्ड्स ऑलरेडी दे भी चुके हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में चर्चा की जा रही है। तो मिलिट्री अवार्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। मिलिट्री अवार्ड्स यहाँ पर क्या होते हैं, वही विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, ठीक है। ये कितने कितने लोगों को दिया गया, ये यहाँ पर लोगों के नाम ये जो नंबर्स है कितने कितने लोगों को दिया गया है वो नंबर्स यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग इनके बारे में ध्यान रख सकते हो कि हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी जिनको यहाँ पे परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इन मेडल्स के बारे में पढ़ सकते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जब गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका हिस्ट्री क्या है। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद में यहाँ पर 3 गैलेंट्री अवार्ड्स को लेकर आया गया, ठीक है। मैं आपको पहले गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में, मतलब जितने भी हमारे आर्म फोर्सेज इनको जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं उन सब अवार्ड के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज मिल जाएगी। तो जैसे देश आज़ाद होता है उसके बाद में पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड्स को लाया जाता है। लेकिन उस समय इन गैलेंट्री अवार्ड्स के जो नाम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे एक तरीके से, मतलब जैसे हम लोग आज के टाइम पर जानते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन गैलेंट्री अवार्ड्स को जानते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये अलग अलग नाम है। लेकिन एक टाइम पर ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इनके नाम कुछ और हुआ करते थे, ठीक है। पहले अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 करके नाम हुआ करता था। इन्हीं नाम के बेसिस पर हमने 1952 के अंदर इसको इंस्टीट्यूट किया था। लेकिन जब देश आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद से आप लोग देख पाओगे जो नाम है ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र और यहाँ पे वीर चक्र रख दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब जो ये अवार्ड्स हैं मैंने आपको बताया, एक सेकेंड, जो ये मैंने आपको बताए ऊपर परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये हमारे स्टार्टिंग के 3 गैलेंट्री अवार्ड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में और भी 3 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जिसको हम लोग अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर देश आज़ाद होने के बाद में ये सारे अवार्ड्स के बारे में चर्चा की गई। आज के टाइम पर कौन कौन से लोग यानी कौन कौन से हमारे ऑफिसर्स एलिजिबल हो पाते हैं इस अवार्ड के लिए। तो देखो सभी ऑफिसर्स, कोई से भी रैंक के ऑफिसर हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई से भी रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हो पाते हैं इन अवार्ड्स के लिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने अभी आपको बताया कि एक अवार्ड है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये कैटेगरी अलग है। और एक दूसरी कैटेगरी है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की, ये कैटेगरी अलग है। तो ये 3 अवार्ड्स की अलग अलग कैटेगरी है। जो स्टार्टिंग वाली कैटेगरी है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र वाली, ये इसको हम लोग बोलते हैं वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। तो इसको वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जाना जाता है। और बाकी यहाँ पर जो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है, इसको हम लोग पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, एक वॉर टाइम हाईएस्ट अवार्ड है, दूसरा यहाँ पर पीस टाइम हाईएस्ट अवार्ड है। फिर उसके बाद में कुछ और भी अवार्ड्स दिए जाते हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। एक होता है सेना मेडल, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है आर्मी के लिए है। फिर उसके बाद नौसेना मेडल, ये यहाँ पर हमारी नेवी के लिए है। फिर वायुसेना मेडल, ये एयरफोर्स के लिए है। फिर उसके बाद में मिलिट्री अवार्ड्स आते हैं। पीस टाइम के अंदर में यहाँ पे परम विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, उसके बाद अति विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, फिर विशिष्ट सेवा मेडल हो गया। फिर यहाँ पे वॉर टाइम के अंदर भी आप देख पाओगे यहाँ पर युद्ध सेवा मेडल हो गया, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। तो ये सारे मेडल्स हैं जो कि यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वॉर टाइम अवार्ड, पीस टाइम अवार्ड, कुछ और अदर अवार्ड्स, देन उसके बाद मिलिट्री अवार्ड्स, ये यहाँ पर 4 कैटेगरी के अंदर जितने भी अवार्ड्स हैं उन सभी के बारे में आपने यहाँ पर जान लिया है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के एडिटोरियल्स को।
तुम्हारे पास आज 5 एडिटोरियल हैं डिस्कस करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। ये एडिटोरियल आज का एडिटोरियल ऑफ द डे है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने के लिए इसको डिस्कस करेंगे। ऑथर ने क्या मेंशन किया है, श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में ऊपर चर्चा की गई है, इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक डेटा पॉइंट है मीज़ल्स को लेकर, वो डेटा पॉइंट ये बोलता है कि मीज़ल्स के केसेस लगातार डबल होते जा रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। देन टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक आर्टिकल ये है इंपॉर्टेंट, इसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनकी सिचुएशन के बारे में बताया गया है, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ यहाँ पर बताए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर डेली एक मेंस आंसर राइटिंग भी करते हैं। तो आज का जो डेली मेंस क्वेश्चन है आपके लिए, वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नीचे की साइड में। करना क्या है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन लिखना है अच्छे से, लिखने के बाद में इसका आंसर लिखने के बाद में आपको पोस्ट कर देना है टेलीग्राम पर। क्वेश्चन ये बोलता है, आइडेंटिफाई द की वल्नरेबिलिटीज़ इन इंडिया साइबर स्पेस। देखो इंडिया का जो साइबर स्पेस है, साइबर स्पेस आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। जो इंडिया का साइबर स्पेस है, इसके अंदर बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिल जाती है। हम लोग क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम लोग साइबर सिक्योरिटी को यहाँ पे मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, आपको पता है, क्योंकि बड़े सारे साइबर अटैक्स हम लोग देख पा रहे हैं, रिसेंट डेज में साइबर अटैक्स देखने को मिले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका एक आंसर आपको अच्छे से लिखना है, एक अच्छा आंसर लिख सकते हो डेफिनेटली। काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइबर सिक्योरिटी के हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, भारत सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लेकर आए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी सारे नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ इसको लेकर, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो, और अटैम्प्ट कर कर आपको टेलीग्राम पर आना है, फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन, और मेंस आंसर राइटिंग वाला एक तरीके से ग्रुप मिल जाएगा। जैसे आप दीपक यादव एजुकेशन टाइप करोगे, एक ग्रुप आएगा मेंस आंसर राइटिंग वाला, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे आप लोग आराम से अपने आंसर को पोस्ट कर पाओगे। तो वहाँ पे जाकर आंसर को पोस्ट करना, डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग अपने आंसर को वहाँ पर लिख रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डेफिनेटली इसको अटैम्प्ट ज़रूर करना है, ओके। तो चलो अब यहाँ पर एडिटोरियल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडिटोरियल को हम लोग कवर करते हैं, वो ये वाला है। यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं द फूड रेगुलेटर नीड्स टू स्टेप अप टू द प्लेट। देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि आज के टाइम पर बहुत सारा सामान उल्टा सीधा खाया जा रहा है लोगों के थ्रू। प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट वाला सामान खा रहे हैं, चिप्स और ये सब जंक फूड वगैरह खाया जा रहा है। अब इन जंक फूड्स के ऊपर आप देख पाओगे जो एक यहाँ पे लेबलिंग होती है, ठीक है, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग जो होती है, यानी कि चिप्स के पैकेट पर मान लो यहाँ पर एक लेबलिंग लगी हुई है जहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या सामान है, कितना सॉल्ट है, ठीक है, या फिर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड करी गई हैं। तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से क्या होता है कि आप हो, मैं हूँ, हम लोग क्या करेंगे, कोई सामान को परचेज करेंगे तो क्या करेंगे, उस फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को देखेंगे कि यार इसमें क्या क्या है। और अगर हम लोग हेल्थ कॉन्शियस है, अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को उठाएंगे कि हाँ ठीक है यार, इसमें चीज़ें मीडियम वाइज है तो इसको हम लोग ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा है इसको नहीं ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप अपने हेल्थ को देखते हुए प्रोडक्ट को उठा सकते हो। तो इसी को हम लोग फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर सामान के ऊपर एक लेबलिंग लगी हुई है जिसके थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में मिल जाती है। लेकिन इसी को लेकर एक मुद्दा, एक इशू उठा पड़ा है। वो इशू यहाँ पर क्या है कि इस फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के अंदर एक नया सिस्टम लाया जा रहा है FSSAI के थ्रू, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर एक स्टेप उठाया जा रहा है। स्टेप यहाँ पर यह है, सॉरी फूड सेफ्टी, मैंने सिक्योरिटी बोल दिया, वो स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके थ्रू स्टेप ये उठाया गया कि इसमें हम लोग स्टार रेटिंग सिस्टम को लेकर आ रहे हैं। स्टार रेटिंग सिस्टम, अभी जो स्टार रेटिंग सिस्टम है इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट के ऊपर कुछ स्टार के लिए स्टार को दिखाते हुए रेटिंग दे दी जाएगी। 5 में से कुछ स्टार दे दिए जाएंगे, होता नहीं है कि 5 में से स्टार दो, 1 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार प्रोडक्ट सही है, ठीक है, ख़राब है, 2 स्टार थोड़ा सा सही है, 3 स्टार थोड़ा सही है, 5 में से 5 स्टार मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर स्टार के बेसिस पर ये लेबलिंग की जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर सभी लोग यही स्टार रेटिंग के अगेंस्ट में हैं, चाहे ऑथर हो या फिर बहुत सारे लोग जो है ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बता भी चुके हैं, बहुत सारे इश्यूज़ बता चुके हैं कि भाई जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ख़राब सिस्टम है। इसकी जगह आप एक वार्निंग लेबल सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा सिस्टम है वार्निंग लेबल सिस्टम, उसका यूज़ किया जा सकता है। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हाँ यहाँ पे ऑथर क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, आखिरकार हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है, वार्निंग लेबल सिस्टम क्या है, ये पूरा मुद्दा क्या है, बेसिक से समझेंगे। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। देखो होता क्या है, 40 ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं जो कि क्लेम करते हैं
कि जो आज के टाइम पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो भारत की बॉडी है, तो ये हेल्थ जो स्टार रेटिंग सिस्टम जो लेकर आ रही है, तो ये जो स्टार रेटिंग सिस्टम है इसमें से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। कंज्यूमर्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और कंज्यूमर को एक तरीके से नुकसान ही होता हुआ नज़र आएगा, ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का क्लेम है। तो यहाँ पर ये स्टार रेटिंग सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसकी बजाय हमारे पास एक दूसरा सिस्टम होना चाहिए, ये यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है। अब पहले बैकग्राउंड समझते हैं। देखो भारत के अंदर में जो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग है, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग वही समझ गए ना कि मान लो यहाँ पर ये जो पूरा का पैकेट है इसके फ्रंट पर एक लेबलिंग लगा दी गई है कि इसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया है। तो ये जो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग है ये सबसे पहली बार रिकमेंड किया गया था साल 2014 में एक एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू कि हाँ भाई इस प्रकार की चीज़ होनी चाहिए जिससे लोग यहाँ पर अपने हेल्थ को देखते हुए सामान उठा पाएँ मार्केट से। तो 2019 में क्या होता है, यही FSSAI एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू करता है और बोलता है कि भैया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस को हम लोग लेकर आने वाले हैं। और ये जो ड्राफ्ट है इसने यहाँ पर मैंडेट कर दिया कि भाई सामान के ऊपर कलर कोडेड लेबल हुआ करेगा, कलर कोडेड लेबल हुआ करेगा, मतलब कि सारी चीज़ें मेंशन करी जाएंगी कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या है। और फिर उसके बाद इसी साल की बात है 15 फरवरी 2022 में क्या होता है, ये जो FSSAI है ये डिसाइड करता है कि अब हम लोग एक नया सिस्टम अडॉप्ट करेंगे, वो है हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम। यहाँ पर सामान के ऊपर कुछ स्टार्स दे दिए जाएंगे, उस स्टार अगर 5 में से 5 स्टार हैं तो वो जो कंज्यूमर है वो समझेगा भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 5 में से 1 स्टार है वो नहीं खरीदेगा। अगर वो हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा है, उसे टेस्ट चाहिए तो डेफिनेटली वो वहाँ पर चॉकलेट वाला ख़रीदने वाला है, ठीक है, जहाँ पर शुगर वगैरह बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर यही बोला गया कि भाई हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को लाया जा रहा है और इसका अनाउंसमेंट यहाँ पर 15 फरवरी 2022 में किया गया। अब होता क्या है यहाँ पर, ये जो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम है इसके अंदर 5 में से स्टार दिए जाएंगे, 5 में से 1 2 3 4 कुछ भी मिल सकता है, वो उसके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसी स्टार रेटिंग सिस्टम के अगेंस्ट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि भाई स्टार रेटिंग सिस्टम बिल्कुल बकवास सिस्टम है, इसके अंदर जो ज़्यादातर फोकस दिया जा रहा है वो अच्छे सामान के ऊपर दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा फाइबर है इसके अंदर में, थोड़ा सा ये है, तो उसी के बेसिस पर स्टार रेटिंग सिस्टम के अंदर अच्छे स्टार दे दिए। हालांकि उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि छुपा दिए गए। तो यही यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत आपको इस हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम में देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, इस वाले पिक्चर को ज़रा आप ध्यान से देखो। यहाँ पर ये ही जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर इस प्रकार से ये हेल्थ रेटिंग जो स्टार रेटिंग सिस्टम है ये वर्क करेगा। ये वाला जो प्रोडक्ट है ऑल ब्रेन करके, देखो इसको 5 में से 5 स्टार मिले, मतलब कि सबसे बढ़िया है। इसके कोको पॉप्स को यहाँ पर 5 में से 2 स्टार मिले हुए हैं, ठीक है, मतलब सामान ख़राब है, इसके अंदर चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसको 5 में से 4.5 स्टार मिले हुए हैं। आप कौन सा उठाओगे, ये उठाओगे अगर हेल्थ कॉन्शियस हो तो, है ना। अब जो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग होती है वो क्या होती है, तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि इस प्रकार से यहाँ पर जैसे चिप्स हो गया, चिप्स के ऊपर या फिर कोई और सामान हो गया तो उसके ऊपर ये यहाँ पर लेबलिंग की जाती है। इसी को हम लोग फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग बोलते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर शुगर कितना है, कैलोरीज कितनी है, फ़ैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, सॉल्ट कितना है, वो सारी बातें यहाँ पर दी जाती हैं। क्लियर हुआ। तो भैया हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को लाने के ऊपर फोकस किया गया तो और इसको लेकर 15 फरवरी 2022 में एक डिसीजन किया जाता है। अब इसी चीज़ को देखते हुए एक कंसर्न ये उठ रहा है कि भाई ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब वो अच्छा सिस्टम क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसी के ऊपर फोकस करके पूरा रेटिंग सिस्टम चलाया जा रहा है। प्लस कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कुछ और भी चीज़ें वहाँ पर एडेड हैं, उनको यहाँ पर छिपा दिया जाता है। ये यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो क्लियर हुआ फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग क्या होती है, हम लोगों ने इसको समझ ही लिया है। देखो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है आज के टाइम पर। इसलिए मतलब ज़रूरी किस लिए हो चुकी है, क्योंकि आज के टाइम पर जो लोग हैं वो एक तरीके से अपनी डाइट के अंदर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं। जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर से यहाँ पर ये सारा फूड उठाया जा रहा है, जंक फूड उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से मोटापा लगातार बढ़ रहा है। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का डेटा आता है, वो ये बोलता है कि भारत के अंदर मोटापा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके पीछे का एक मेजर कारण ये भी है कि भाई इस प्रकार से जंक फूड का कंजम्पशन बढ़ रहा है। प्लस ये मोटापे के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आप देख पाओगे लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग की आवश्यकता पड़ती है कि भाई जो लोग हैं वो अपने आराम से देखकर अपने फूड को उठा पाए मार्केट से, ठीक है। इसी चक्कर में हम लोग को यहाँ पर इस रेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है।
और आवश्यकता इसलिए भी होती है कि भाई आज के टाइम पर काफ़ी सारे लोग इन जंक फूड को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। अब बीमार पड़ गए हैं तो इससे क्या हो रहा है, उनके हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारा पैसा भी लग रहा है ना। और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो कि अगर अगर अच्छा सामान मिल रहा है मार्केट में, वो सामान को अच्छे से देख कर परचेज़ कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर उससे बीमार नहीं पड़ेंगे और वो जो कॉस्ट है वो बचता हुआ नजर आएगा। और यही चीज़ें यहाँ पर हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम की फ़ायदेमंद वाली देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि भाई ये जो हेल्थ स्टार वाला सिस्टम लाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, कौन सा वाला, ये वाला फोकस, तो सॉरी ये वाला, तो इसके बजाय आपको करना क्या है, वार्निंग वाले लेबल लेकर आओ। वार्निंग लेबल लेकर आओ कि भाई डायरेक्ट वार्निंग दी जाए, रेड कलर का साइन दे दिया जाए कि भाई यहाँ पर ये खतरनाक है तो खतरनाक है, ठीक है। वार्निंग लेबल्स दिए जाएँ जिससे कि यहाँ पर इंसान अपने आराम से सामान को उठा सके। तो वार्निंग दी जाएगी, अगर सामान ख़राब है तो वार्निंग हाई वार्निंग है, ठीक है। सामान के अंदर कुछ मतलब हेल्थ के अगेंस्ट में कुछ चीज़ें एडिड हैं तो हाई वार्निंग दी जाएगी। हेल्थ के फेवरेबल चीज़ें जो एडिड है, मतलब कि हेल्थ के लिए अच्छी हैं, तो अगर चीज़ें मिली हुई हैं उस सामान के अंदर में, तो वार्निंग यहाँ पर एक तरीके से एक पॉजिटिव वार्निंग रहने वाली है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो ये वार्निंग लेबल है ये लाने के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि चिली और इजराइल दोनों यहाँ पर ये वार्निंग लेबल अपना रखा है, दोनों के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से ये वार्निंग लेबल को लेकर काम किया जा रहा है। तो हम लोग को भी करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे हम लोग एक हेल्थियर लाइफस्टाइल को प्रमोट कर पाएंगे अपने पूरे देश में, क्योंकि हमारा देश जो है वो अभी मोटापे की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर चिली और ब्राज़ील की तरफ से हम लोग ये स्टेप उठा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम बताई जा रही है। प्रॉब्लम यह है कि भाई इस पूरे के पूरे पैकेज लेबलिंग सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यह है कि हमेशा से ही फोकस किया जाता है पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, कि भाई यहाँ पर जो उसके अंदर कुछ भी अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पहले बड़ा बड़ा दिखा देंगे और जो नेगेटिव है उसको नीचे नोट में दे देंगे कि हाँ भाई इसमें ये भी मिला हुआ है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर हटानी पड़ेंगी, आपको सही से लेबलिंग करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा एक सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर सभी ऑडियंस तक ये काम नहीं कर सकता। मतलब कि आपको ही पता है कि देखो, जो आज के टाइम पर पीपल इलिटरेट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट आपको देखने को मिलती है, जो कि सही से पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो लोग यहाँ पर पैकेज को, इस लेबलिंग को नहीं पढ़ सकते। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट लेकर आना होगा जिससे सभी लोग यहाँ पर आराम से इसके ऊपर फोकस कर पाएँ, ठीक है, सभी लोगों के पास तक यहाँ पर ये पहुँच पाए। तो वार्निंग लेबल सिस्टम भी एक अच्छा सिस्टम है जहाँ पर डायरेक्टली वार्निंग दी जाएगी और इसके बेसिस पर यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उस वार्निंग को देखते हुए यहाँ पर वो सामान को परचेज़ कर लेगा। क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने को मिल जाती है, कंसर्न देखने को मिल जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग क्या होती है, आज के टाइम पर हेल्थ कंसर्न क्या है, मोटापा बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, कौन कौन सी बीमारियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पैकेज लेबलिंग सिस्टम में यहाँ पर हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम से अच्छा यहाँ पर वार्निंग लेबलिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। वो सब हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नाउ ये जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है मीजरिंग द चेंज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये अभी आपको पता होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5th रिपोर्ट है इसका 2nd फेज़ को रिलीज़ किया गया। ये सर्वे आता है हमेशा, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 भी आया था, जहाँ पे क्या होता है हमारे पूरे देश का जो सर्वे है वो देखने को मिलता है, वो सर्वेक्षण देखने को मिलता है। वो सर्वे के अंदर क्या होता है, उस सर्वे के अंदर बताया जाता है कि भाई हमारे देश में फर्टिलिटी रेट क्या चल रहा है, ठीक है, मतलब जो 5 साल के कम जो 5 साल से कम उम्र में जो बच्चे हैं उनको कितनी जान जा रही है उन बच्चों की, ठीक है, उसका रेशो क्या चल रहा है, ठीक है, जो चाइल्ड मैरिज है उसका रेशो क्या चल रहा है, कौन सी बीमारियां यहाँ पर बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं। तो ये सारा डेटा यहाँ पर तैयार किया जाता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंदर में। अभी आपको मैं समझाऊंगा डिटेल से, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये आज के टाइम पर आ चुका है, बहुत सारा डेटा लेकर आया अपने साथ में। साथ ही साथ बोला गया कि भारत को इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इस सर्वे की रिलायबिलिटी को हम लोग इंक्रीज़ कर सकें, इस सर्वे के ऊपर और अच्छे से विश्वास कर सकें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और पैसा भारत को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो होता क्या है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि नेशनल रिपोर्ट ऑफ 2nd फेज़, ये जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इसकी रिपोर्ट का जो 2nd फेज़ है ये लॉन्च हो जाता है, ये रिलीज़ कर दिया गया। अब पहली चीज़ यहाँ पर ये रिपोर्ट होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है पॉपुलेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, फैमिली को लेकर, कि पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट क्या है,
ठीक है, एक वीमेन अपने उम्र में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग कैसी चल रही है, यहाँ पर कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, ठीक है, जन्म कम होना चालू हुआ, कम हो रहा है या एक तरीके से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या फिर बच्चों की जान ज़्यादा जा रही है कम जा रही है, उसका न्यूट्रिशन रेट कैसा है, बच्चों को अच्छा खाना मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है लोगों को, हेल्थ केयर कैसे चल रहा है, विमेन एम्पावरमेंट कैसा है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर लेकर आया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर अभी आज के टाइम पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। मतलब कि आप कह सकते हो इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। जो मैंने आपको बताया कि हाँ इन चीज़ों का लेकर डेटा होता है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा डेटा होता है, जैसे कि डेथ रजिस्ट्रेशन ऐड कर दिया गया, ठीक है, प्री स्कूलिंग एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर स्कूल जाने से पहले की जो प्री स्कूलिंग एजुकेशन होती है वो बच्चों को यहाँ पर मिल पा रही नहीं मिल पा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हाइजीन कैसा है, कौन कौन सी बीमारियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, बीमारियों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है या फिर कम हो रहा है। तो ये सारा डेटा यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर लेकर आ जाता है। तो कहने का पर्सपेक्टिव बस इतना है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपने समझना है। अभी जो यहाँ पर अब रिपोर्ट आई है, करंट रिपोर्ट जो आई है, उसके अंदर क्या क्या हुआ है, हमारे देश में क्या क्या चल रहा है, वो यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेजर आर्टिकल वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन अभी जो हमने इससे पहले डिस्कस किया है वो रिपोर्ट के बारे में कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग अपने कंट्री का टोटल फर्टिलिटी रेट देखें, इस रिपोर्ट की यहाँ पर पहला पॉइंट है इस फर्टिलिटी रेट को लेकर। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक वीमेन का जो यहाँ पर उम्र है 15 से लेकर 49 के बीच में, यहाँ पर एक तरीके से वो वीमेन जो है बर्थ दे सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है। अब होता क्या है, अपने इसी पूरे स्पैन ऑफ टाइम के अंदर में एक वीमेन कितने बच्चों को जन्म दे रही है, ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो हमारे देश में ये टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ है कम। पहले हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट को ओवरऑल देखें, तो ओवरऑल जब आप देखते हो तो इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। पहले जो ये टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2.2 का देखने को मिलता था, मतलब कि एक वीमेन 2.2 बच्चों को जन्म दे रही थी। तो आज के टाइम पर ये 2.0 हो चुका है। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पर ना, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वाले की रिपोर्ट, और साथ ही साथ हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पुराना वाला है 4 वाला, इसके साथ में कंपेयर भी कर रहे हैं कि पहले क्या हालात थे और अब क्या हैं। जैसे आप देख पाओगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के टाइम पर जो फर्टिलिटी रेट था वो 2.2 था, एक वीमेन 2.2 बच्चों को जन्म दे रही थी। लेकिन यही यहाँ पर 5 वाली रिपोर्ट के अंदर हो जाता है 2.0, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है। अब यहाँ पर एक वीमेन कम बच्चों को जन्म दे रही हैं। ये तो हुआ ओवरऑल डेटा। लेकिन बात करें एरिया वाइज, तो एरिया वाइज आप देख पाओगे जो गांव वाला एरिया है वहाँ पर भी टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। पहले 3.7 था, ये गिरकर 2.1 पहुँच चुका है। और जो शहर वाले एरिया हैं वहाँ पर भी पहले 2.7 था, तो यहाँ पे 1.6 हो चुका है। तो हर जगह पर टोटल फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, पॉपुलेशन कम हुई है। कम्युनिटी वाइज चर्चा करें तो मुस्लिम्स का जो फर्टिलिटी रेट है ये भी काफ़ी हद तक गिरा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो ये तो हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट को लेकर। अब आता है अंडर एज मैरिज। अंडर एज मैरिज मतलब कम उम्र में शादी, या फिर चाइल्ड मैरिज कह सकते हो। 18 से कम उम्र में यहाँ पर शादी जो हो जाती है ये बड़ी है कंट्री में, कम हुई है। तो उसको लेकर अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल डेटा ये बोलता है कि जो ये अंडर एज मैरिज हैं ये इंडिया के अंदर डिक्लाइन हुई है, कम हुई हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अंदर हमने देखा है कि जो अंडर एज मैरिज हैं वो 26.8% हुआ करती थी, ये गिरकर अब की बार 23.3% हुई हैं। ठीक है, ये विमेन का डेटा है। और मेन का अगर हम लोग देखें तो मेन में यहाँ पर पहले जो अंडर एज मैरिज है वो 20.3% के आसपास हुआ करती थी, ये गिरकर 17.7% पहुँच चुकी हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है जहाँ पर अंडर एज मैरिज कम हुई हैं। अब आज के टाइम पर जो ये अंडर एज मैरिज है, यानी कि 18 साल से कम उम्र में शादियाँ हैं, वो कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हाईएस्ट रेट है। उसके अलावा बिहार के अंदर एक हाईएस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक लोवेस्ट रेट कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर लोवेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अंडर एज मैरिज कम हो रही हैं। फिर उसके बाद में एक और पॉइंट उठाया जा गया है इस रिपोर्ट के थ्रू, वो है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मतलब महिला के प्रति जो घरेलू हिंसा है वो बढ़ा है या कम हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी कम हुआ है। ये 2015-16 के अंदर 31.2% के आसपास था, 2019 से लेकर 21 के बीच में 29.3% के पास पहुंचा है। तो मतलब थोड़ा सा ये डाउन हुआ है। तो थोड़ा सा जो घरेलू हिंसा है वो वुमेन के प्रति कम हुई है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। लेकिन आज के टाइम पर अभी भी जो ये डोमेस्टिक वायलेंस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो अभी भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है कर्नाटका के अंदर में 48% के आसपास का। उसके बाद में बिहार, तेलंगाना, मणिपुर, तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम डोमेस्टिक वायलेंस आपको देखने को मिलता है 2.1% के आसपास। फिर उसके बाद एक और पॉइंट उठाया गया वो है इंस्टीट्यूशनल बर्थ का।
इंस्टीट्यूशनल बर्थ यानी कि बच्चों का जन्म पहले घरों में हुआ करता था, जिसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, डेथ भी हो जाया करती थी। लेकिन अब यहाँ पर फोकस हमेशा से यही रहा है कि बच्चों का जन्म वो हॉस्पिटल में हो, एक हेल्थ केयर सेंटर में हो। ठीक है, इसी को जब एक हेल्थ केयर सेंटर या हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल बर्थ। तो ये बढ़ा है तो कम हुआ है, इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो ओवरऑल डेटा में आप देख पाओगे ये पहले 79% था, तो ये भी बढ़ा है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ पर बच्चों का जन्म होता हुआ नजर आया है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी जो प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पे एक तरीके से मेल कॉन्डम्स और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि जो प्रेगनेंसी है उसको रोका जाता है। तो यहाँ पर बोला गया जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसका जो यूज़ है ये बड़ा है, बिल्कुल ये भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने मेंशन किया। फिर उसके बाद जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग मतलब यहाँ पर एक बच्चा है जिसकी उम्र के हिसाब से हाइट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको एक अच्छा खाना नहीं मिला है, इसकी वजह से यहाँ पर उसकी उम्र के हिसाब से हाइट कम है। या फिर एक कैटेगरी ऐसी होती है जहाँ पर बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका वजन बहुत कम होता है। ठीक है, अगेन वो भी वही सिचुएशन है, उसको एक प्रॉपर खाना नहीं मिला है, तो वो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग की कैटेगरी कहलाती है। अब जो चाइल्ड स्टंटिंग वाला सिचुएशन है ये भी हमारे कंट्री में एक टाइम पर ज़्यादा हुआ करता था, तो ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ है, तो ये भी थोड़ा सा कम हुआ है। 38% के आसपास यहाँ पर पहले देखने को मिलता था, ये कम होकर 36% के आसपास पहुँचा है। उसके बाद यहाँ पे ओबेसिटी के बारे में चर्चा करें, भारत के अंदर मोटापा बढ़ा या कम हुआ है, तो देखो मोटापे के अंदर बात करें तो पहले मोटापा कम हुआ करता था और आज के टाइम पर बढ़ा है। पूरे कंट्री के लेवल पर ये मोटापा पहले यहाँ पर 21% था, आज ये 24% हो चुका है वेमेन में, और मैन में पहले 19% हुआ करता था, अब ये 23% हो चुका है मैन के अंदर में। तो मतलब मोटापा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इंडिया के अंदर में। फिर उसके बाद यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में चर्चा की गई, जो हमारे पास 17 गोल हैं, इसको हमें 2030 तक अचीव करना है। तो इसमें हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, देखो पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो पूरा का पूरा डेटा तैयार किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, सारा जो डेटा तैयार किया गया है, इसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड को ट्रैक कर सकते हैं कि हमने पिछले सालों में क्या किया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इस सेक्टर में। तो यहाँ पर इससे पता जा सकता है कि हम लोग कंट्री जो हमारी प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि लास्ट में ये मेंशन किया गया कि भाई हमने एक और इम्प्रूवमेंट देखा है। इम्प्रूवमेंट ये देखा है कि विमेंस का पार्टिसिपेशन घरों में बढ़ चुका है। पहले विमेंस का पार्टिसिपेशन इतना घरों में नहीं हुआ करता था। पार्टिसिपेशन का मतलब है घर में कोई डिसीजन लेना हो गया, ठीक है, घर के लिए कुछ खरीदना है तो यहाँ पर विमेन का एक बहुत बड़ा डिसीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपने फैमिली को विजिट करना है, रिलेटिव्स को विजिट करना है, तो उसमें एक महिला का डिसीजन हो गया। तो पहले यहाँ पर महिला का डिसीजन इतना मतलब मैटर नहीं किया करता था, बहुत कम हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पर यह फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है घरों के अंदर वो बढ़ चुका है। ये यहाँ पर बताया गया फीमेल्स को, जो वीमेंस हैं उनको यहाँ पर एक वैल्यू मिली है। उसके बाद एक और डेटा ये बोलता है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ पर विमेंस के पास में जो बैंक अकाउंट्स या सेविंग अकाउंट्स वगैरह हुआ करते थे वो विमेन सिर्फ और सिर्फ 53% के आसपास हुआ करती थी। आज के टाइम पर ये डेटा भी बढ़ा है। आज के टाइम पर बहुत सारी विमेन है, लगभग 79% के आसपास जो विमेंस हैं उनके पास में ये बैंक और सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में सीख लिया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 के बारे में चर्चा कर ली गई है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यह है कि भाई ये जो पूरा का पूरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा तैयार किया गया है, इसको भारत सरकार या इंडिया जो है उसको और ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा विश्वसनीय बना सकता है। करना क्या होगा, हम लोग को इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा केंद्र सरकार है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इसके अंदर में, ताकि इसको डेटा को हम थोड़ा सा और डिटेल में लेकर आएँ और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इंटरेस्टिंग चीज़ों को कवर करें, और जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर और भी ज़्यादा रिलाई कर पाएँ। क्लियर हुआ? तो वो सारी बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर कवर की गई हैं। देन उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर एक एडिटोरियल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा। बात की गई है ग्रिम 4 वार्निंग्स करके। यहाँ पे बात की जा रही है स्टडी ऑन बर्ड्स को लेकर। देखो हुआ क्या है, पहले मैं आपको इस आर्टिकल का एक ओवरव्यू, एक जस्ट देता हूँ। होता क्या है यहाँ पर, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड ये करके इसका एक नाम है, यानी कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड की एक रिपोर्ट आती है जो कि बताती है कि जो बर्ड्स हैं उनकी प्रजातियों को क्या खतरा देखने को मिलेगा, बर्ड्स की प्रजातियाँ बच रही हैं या कम हो रही हैं, तो उसको लेकर एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है कंजर्वेशन का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस का, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली लिंक कर पाओगे।
कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारे पास एक नया रिव्यू आया है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बर्ड्स का, जिसने यहाँ पर ये बोला कि 48% जो आज के टाइम पर बर्ड की प्रजातियाँ हैं दुनिया भर में, उनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है। उनकी जनसंख्या कम होने के पीछे कारण काफ़ी सारे हैं, तो इनकी जनसंख्या लगातार डाउन होती हुई नजर आएगी। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने पब्लिश किया है। इसने ओवरऑल यहाँ पर बताया कि देखो आज के टाइम पर जो खतरा है चिड़ियों को, जो बर्ड्स को खतरा है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मान लो 10,994 या फिर आप कह सकते हो 11,000 के आसपास कुछ स्पीशीज़ हैं, तो उसमें से ऑलमोस्ट जो आधे से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो आज के टाइम पर खतरे में देखने को मिलेंगी। उनको खतरा है क्लाइमेट चेंज वगैरह का, और वो जो क्लाइमेट चेंज है वो यहाँ पर इंसानों की वजह से हो रहा है। ये भी आपको पता है कि पोल्यूशन वगैरह लगातार इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्लाइमेट चेंज देखने को मिल जा रहा है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर बताया गया लगभग यहाँ पर 4295 या फिर कुछ 39% के आसपास जो प्रजातियाँ हैं उनकी पॉपुलेशन स्टेबल है, जैसे पहले थी वैसे ही है, कोई ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है 778 कुछ ऐसी प्रजातियाँ जिनकी पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही प्रजातियाँ जिनके बारे में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब हमें पता ये चलता है कि मान लो 11,000 के आसपास प्रजातियाँ हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा प्रजातियों की जनसंख्या कम हुई है, और कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या एज इट इज़ रही है, ना बढ़ी है ना कम हुई है, और कुछ ऐसी प्रजातियाँ जिनकी जनसंख्या थोड़ी सी बड़ी है। ये यहाँ पर बर्ड्स की कैटेगरी के लेकर डेटा दिया गया। ठीक है, बर्ड्स के अंदर क्या हालात चल रहे हैं उसको लेकर एक डेटा दिया गया। अब बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की, तो ये जो ट्रेंड है ये बेसिकली यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मेंशन करता है कि जो बर्ड की डाइवर्सिटी है वो लगातार कम होती हुई चली जा रही है इंडिया के अंदर में। ये अलग अलग प्रकार के आपको जो ये बर्ड्स देखने को मिलती हैं, अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, ये लगातार कम होती हुई नज़र आ रही हैं। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। लगभग 80% के आसपास यहाँ पर जो बर्ड्स हैं उनकी जो मतलब नंबरिंग है वो लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी बर्ड्स जो है स्ट्रांगली तरीके से अगर हम लोग बात करें, इनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है। ये अपने आप में एक कंसर्न वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर मेंशन किया गया लगभग 6% से भी ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं वो आज के टाइम पर एक तरीके से थोड़ी बहुत उनकी पॉपुलेशन मेंटेन हुई है, अदरवाइज़ यहाँ पर ज़्यादातर बर्ड्स की जो प्रजातियाँ वो यहाँ पर ख़त्म हुई हैं। तो इंडिया का डेटा है ही है, इंडिया के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बिल्कुल बर्ड्स की प्रजातियाँ लगातार कम हो रही हैं। अब ये जो कम हो रही हैं प्रजातियाँ, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, ये क्यों डिक्लाइन हो रही हैं? सबसे पहला कारण है कि भाई ये जिस एरिया में रह रही हैं, ठीक है, या फिर जिस हैबिटेट में रहती हैं, उस हैबिटेट का एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एनवायरनमेंट को बर्बाद किया जा रहा है पूरी तरह से। एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ह्यूमंस के थ्रू, सारी चीज़ें डिग्रेड हो रही हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे इनको एक बहुत बड़ा नुकसान डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ये प्रजातियाँ लगातार कम होती हुई नज़र आ रही हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पर बताया कि भाई बहुत सारे जो ह्यूमंस हैं वो यहाँ पर इन बर्ड्स को खाते भी हैं। लगभग यहाँ पर बोला गया ह्यूमंस ईट 14% ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइविंग स्पीशीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में जो बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं इसमें जो 14% जो यहाँ पर बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं उसको यहाँ पर मानव खा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से भी आप देख पाओगे जो पॉपुलेशन है वो लगातार डाउन जा रही है। प्लस यहाँ पर बताया गया जो सबसे बड़ा थ्रेट आपको देखने को मिल रहा है बर्ड्स को लेकर, वो आपको अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, इंडिया में भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास यहाँ पर डेटा आता है बर्ड्स को लेकर। ठीक है, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं कि हाँ भाई बर्ड्स की प्रजातियाँ लगातार कम हो रही हैं। ठीक है, ये इतना बर्ड्स को लेकर ये डेटा आया है। इंडिया के अंदर क्या हालात हैं और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से कम हो रहा है, वो यहाँ पर जो मेजर कारण है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और आर्टिकल, एक और एडिटोरियल आता है, वो ये है डेटा पॉइंट। हमारे पास डेटा पॉइंट के अंदर चर्चा की गई है मीजल्स के बारे में। मीजल्स मतलब यहाँ पर आप देख पाओगे बॉडी के अंदर ये चेचक से होने लगते हैं, छत्ते से पड़ने लगते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है जो मीजल्स का थ्रेट है वो लगातार बढ़ चुका है। इंडिया के अंदर में जो मीजल्स के केसेस हैं वो यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं साल 2022 के स्टार्टिंग के 2 महीनों में। ठीक है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें साल 2021 से, देखो साल 2021 के स्टार्टिंग के 2 महीने और साल 2022 के स्टार्टिंग के 2 महीने, इनको जब आप कंपेयर करते हो तो साल 2022 के स्टार्टिंग के 2 महीनों में ये जो मीजल्स है इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, मीजल्स वाली जो कंडीशन है ना वो आपको कुछ इस प्रकार से नज़र आती है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर बॉडी के ऊपर ही छत्ते पड़ जाता है, जिसको हम लोग चेचक वगैरह भी बोलते हैं, और भी अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अभी मीजल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। मीजल्स यहाँ पर एक हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ है जो कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से फैलती भी है, और यहाँ पर आप कह सकते हो जो बच्चे हैं, खासकर बच्चों के अंदर एक मेजर डेथ का कारण भी आपको यही बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है,
अब यहाँ पर इस हालांकि हमारे पास एक वैक्सीन अवेलेबल है इसको लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो बीमारी है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये जो मीज़ल है ये ट्रांसमिट भी होता है, मतलब एक से दूसरे में फैलता है। कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब नोज़ के कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, या फिर माउथ से कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, या फिर थ्रोट से यहाँ पर कुछ ड्रॉपलेट्स हैं। अगर ये जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पे इन ऑर्गन से निकलते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पर इन्फेक्ट हो सकता है इस मीज़ल से। सिम्टम्स के बारे में चर्चा करें तो इनिशियल बेसिस पर यहाँ पर इसके जो लक्षण हैं वो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। लगभग मतलब 10 से 12 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर ये इन्फेक्शन जैसी अफेक्ट होता है, उसके बाद में हम लोगों को ये इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। मान लो इन्फेक्शन हो गया आज, फिर उससे 10 से 12 दिन बाद में यहाँ पर जो इसके एक लक्षण देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और लक्षण क्या है कि ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाना, ठीक है, या नाक बहने लगना। फिर उसके बाद नाक बहने के बाद में यहाँ पर जो माउथ होता है हमारा, मुंह के अंदर में कुछ वाइट कलर के स्पॉट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट होती हैं इस मीज़ल्स को लेकर। फिर उसके बाद में इनफैक्ट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है, अगर सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसके जो ब्रेन है, दिमाग के अंदर एक स्वेलिंग देखने को मिलती है जिसको हम लोग एन्सेफेलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस यहाँ पर मीज़ल्स की वजह से हो जाती हैं। और ये जो मीज़ल है ये क्यों हो रहा है, देखो जो सबसे खतरनाक वाला जो मीज़ल है ये ज़्यादातर उन्हीं बच्चों के अंदर हो रहा है जिनको एक प्रॉपर खाना नहीं मिलता, उनको एक प्रॉपर नॉरिशमेंट उनके बॉडी का नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बीमारी उनको अफेक्ट करती है। या फिर उनके बॉडी के अंदर विटामिन ए प्रॉपर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ये बीमारियाँ उनको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आप लोग देख पाओगे। फिर प्रिवेंशन के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर कुछ वैक्सीनेशन वगैरह अवेलेबल है हमारे पास में, जो कि यहाँ पर बच्चों को बचा सकता है और इस मीज़ल को टैकल कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन वगैरह भी है जो कि आपको मीज़ल को एक तरीके से ख़त्म करने में काफ़ी बड़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रिवेंटिव एफर्ट्स के अंदर क्या बोला गया, आप लोग कुछ यहाँ पर स्टेप उठा सकते हो। देखो हम लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं कि मीज़ल्स को हम लोग ख़त्म कर सकें, ठीक है। इसको लेकर काम किया जा रहा है और जो WHO है वो यहाँ पर काफ़ी सारे काम कर रहा है, ठीक है। जो ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान है, इस प्लान के अंडर में जो मीज़ल्स और रूबेला ये दो आपको देखने को मिलते हैं। मीज़ल तो आपने समझ लिया, रूबेला क्या होता है, तो रूबेला को हम लोग जर्मन मीज़ल्स बोलते हैं। ये एक जर्मन मीज़ल है, ये भी मीज़ल की तरह है, ये भी यहाँ पर काफ़ी खतरनाक है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फेक्शन वगैरह है वो थोड़े से डाउन से देखने को मिल जाते हैं। ये जो जर्मन मीज़ल है या फिर रूबेला है ये आपको ज़्यादातर बच्चों के अंदर और यंग एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर अभी काम किया जा रहा है और भी ज़्यादा वैक्सीन्स को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जो मीज़ल्स के केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। कहने का पर्सपेक्टिव बस इतना ही है, ठीक है। और मीज़ल्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर हुआ। या आपको डेटा देखने को मिल जाएगा कि इंडिया के अंदर अगर 2021 के अंदर मीज़ल्स के केसेस 621 थे, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 महीनों में, तो यहाँ पर ये अब की बार साल 2022 में ये 1300 को क्रॉस कर चुका है। उसी प्रकार से सोमालिया के अंदर ये 783 थे, तो ये 3500 के आसपास से ऊपर पहुँच चुका है। तो ये यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। देन ये तो हो गए हमारे एडिटोरियल और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस भी समाप्त है। फिर लास्ट में हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो यूपीएससी 2011 का ये क्वेश्चन था, हमारे संविधान के अंडर में बताना यह है कि हमारा इन ऑप्शन में से ये कौन सा एक ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आपको देखने को मिल जाएगा, टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्लियर हुआ। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।